Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों हम रमेश सिंह की बुक चैप्टर नंबर 12 बैंकिंग इन इंडिया को अब कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, इसमें आपका कमर्शियल बैंक नहीं दे रखा था, जो मैंने आपको अलग से नोट्स में से करा दिया, ठीक है। और आज थर्ड क्लास में मैं आपको बताऊंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे बनाया गया और क्यों बनाया गया, उसके पीछे का रीजन क्या और ये होता क्या है। मतलब आज के वीडियो में मैं आपको 3 आंसर दूंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों बनाया जाता है और ये हमारी इकोनॉमी के लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन का आंसर दूंगा। यानी आज का टारगेट है कि मैं इस बुक से आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर करवा दूं। लेकिन आप जानते हो मैं बुक को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करूंगा। इसमें जो चीज़ दे रखी है वो बहुत कम दे रखी है। मैंने और ज़्यादा डिटेल के लिए इस पर शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है। उनसे हम पहले करेंगे, उसके बाद हम बुक से भी रीड लगाएंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अपने पास सेंट्रल बैंक को लेकर कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। ये देखो मैंने शॉर्ट नोट बना रखे हैं, 1 मिनट। हाँ जी, चलो तो ये है हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है, देखो हमने लास्ट क्लास में कॉमर्शियल बैंक पढ़ा। अब याद रखना, जैसे आप लोग होते हैं आपके घर में, आपके मम्मी पापा आपके कंट्रोलर होते हैं ना, मेनली पापा होते हैं। अगर आपने सही से काम नहीं किया तो चांटे चेक हो जाते हैं, बेल्ट आपके निकल जाती पापा के पेट से और तुरंत आपके चेप दी जाती है। ठीक उसी तरह से कॉमर्शियल बैंक को भी रेगुलेट करने के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए, उनकी कंट्रोलिंग के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए भी एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है, दैट इज कॉल्ड बी आर सेंट्रल बैंक। हर इकोनॉमी में कितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक सिर्फ एक होगा। पापा याद रखना, हमेशा एक होते हैं। बच्चे 10-20 भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो क्लियर हो। चलो बात करते हैं सेंट्रल बैंक। इट इज अ एपेक्स बॉडी टू कंट्रोल। अब ये एक एपेक्स का मतलब होता है बहुत बड़ी संस्था है जो कि ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्ट करने का काम करती है। किसको? एंटायर बैंकिंग सिस्टम को, जिसमें आपका मॉनेटरी सिस्टम स्ट्रक्चर भी आता है। अब मॉनेटरी स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। अभी आपने क्या देखा, जैसे जनरल पब्लिक होता है, अगर इनको पैसों की जरूरत होती है, ये किसके पास भागे भागे जाते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स के पास। और कल को कॉमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ेगी तो ये किसके पास जाएंगे? ये जाएंगे सेंट्रल बैंक के पास। यानी देखो, बेटा भी अपने बाप के पास जाता है पैसों के लिए। अभी जनरल पब्लिक कॉमर्शियल बैंक के पास जाएगा, कॉमर्शियल बैंक के पास फंड्स की कमी आएगी तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगी। इसीलिए कहा गया सेंट्रल बैंक एक एपेक्स यानी लार्ज बैंकिंग चैनल है, जो कि सभी के सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्या करने का काम करता है? कंट्रोल करने का काम करता है, ऑपरेट करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है और डायरेक्ट करने का काम करता है। बोलो यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी? यस सर, बिल्कुल हमारे पास ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम आगे चलते हैं, और ये पूरे एंटायर सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम अपने पास? सेंट्रल बैंक बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। और यही हमारी टॉप मोस्ट बॉडी होती है जो कि ऑक्यूपाई करती है मॉनेटरी सिस्टम के अंदर। और ये कब स्टैब्लिश की गई थी? 1 अप्रैल 1935 के अंदर, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। अभी ये मत पढ़ो, अभी ये बताओ सेंट्रल बैंक क्या होता है, ये समझ आया? अभी सिर्फ आप मुझे ये बताओ सेंट्रल बैंक क्या होता है, ये क्लियर हुआ? श्योर, चल सकते हैं आगे। चलो अब बताता हूं कि सेंट्रल बैंक का जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ। सेंट्रल बैंक का जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ, ये लो, ओरिजिन यहां से हुआ मेरे नोट से। चलो आओ, ओरिजिन ऑफ आरबीआई। आरबीआई बनाया कैसे गया और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? तो पहली बात एक चीज सुनो कि अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो हमारे पास टोटल 3 बैंकें थी, जिसको नाम दिया गया बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बंगाल। याद रखना ये हिस्ट्री वाला पॉइंट है, ये आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा, ये मैंने जो बताया आपको, ठीक है। तो बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बंगाल, ये 3 बैंकें थी। इसे प्रेसिडेंसी बैंक्स बोलते थे। अच्छा, प्रेसिडेंसी क्यों बोलते थे? क्योंकि ये जो है ना, ये एक्ट के थ्रू नहीं बनाया गया था, ये ब्रिटेन के लॉज के थ्रू रानी ने बोल दिया और बन गया, इसलिए इसे प्रेसिडेंसी बैंक्स बोलते थे। इनको क्या किया अंग्रेजों ने? मर्ज कर दिया 1921 में। कहा 3-3 बैंकें रख के क्या फायदा है, इनको मर्ज करके एक बैंक बना दो, और उस बैंक का नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम रखा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यानी पूरी इंडिया में जो पहले बैंक्स थी उनको मर्ज कर दिया, मतलब इन तीनों बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। अब क्योंकि एक बैंक है तो कह सकते हैं यही बैंक क्या है हमारी? क्वासी सेंट्रल बैंक है। क्वासी सेंट्रल बैंक का मतलब होता है सेंट्रल बैंक की तरह ये एक्ट करता है। इसको पावर नहीं दी गई है, बट हाँ ये एक्ट करता है। आई बात समझे, अंधों में काना राजा वाली बात है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही हमारे यहाँ पर क्या थी? क्वासी सेंट्रल बैंक के रूप में काम करती थी। मैं आपको एक नॉलेज की बात बताऊँ, यही क्वासी सेंट्रल बैंक ना 1944 में एसबीआई बन गई। क्या क्या सर, फिर बोलना? हाँ हाँ बिल्कुल सही सुना, यही 3 बैंकों को जोड़ के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया और इसी को 1994 में नाम बदल के एसबीआई बैंक कर दिया गया। मतलब
एसबीआई बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। एसबीआई बैंक जो है वो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से भी पहले वो बैंक ऑफ बॉम्बे, महाराष्ट्र और बंगाल थी। ठीक है, तो जब तक हमारे यहाँ पर आरबीआई नाम की चीज नहीं थी तब तक यही हमारी क्या थी, सेंट्रल बैंक थी। प्योरली नहीं थी क्योंकि कोई एक्ट वगैरह नहीं बना था, इसीलिए इसे क्वासी सेंट्रल बैंक बोलते हैं। क्वासी मतलब ठीक ठीक इसको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की आदत थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने देखा कि 1944 में ना वर्ल्ड वॉर हुआ था, मतलब खत्म हो गया था एक तरह से। तो उस टाइम पर हमने देखा कि इकोनॉमी के अंदर ना सेंट्रल बैंक का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है ना वो कोलैप्स हो जाएगा। इस बात को लेकर कई सारी कमेटीज़ बनाई गई, उसमें से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर कमेटी दैट इज़ हिल्टन यंग कमीशन, या फिर आप कह सकते हो रॉयल कमीशन कमेटी। इस कमेटी के अंदर पूरे एक्सपर्ट्स बुलाए गए और उन एक्सपर्ट से राय मशवरा लिया गया कि आखिर अगर इकोनॉमी के अंदर हमें एक एपेक्स बैंकिंग सिस्टम खोलें तो उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या उसका पैटर्न होना चाहिए, क्या उसके फंक्शंस होने चाहिए, क्या उसकी लिमिटेशंस होनी चाहिए, क्या उसकी पावर्स होनी चाहिए। इस बात को लेकर एक कमेटी जो बनाई थी एक्सपर्ट की, वो पूरी टीम थी, उसको नाम दिया गया था हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन। और वहां से ये डिसाइड किया गया कि भैया ऐसा इंडिया के लिए हम एक खोलेंगे सेंट्रल बैंक, और उस सेंट्रल बैंक का नाम होगा सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वही लिखा हुआ है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, जो कि 1926 में कमीशन ये रिकमेंडेशन दी गई थी। इसको हम रॉयल कमीशन कमेटी भी बोलते हैं, जिसने ये कहा था कि हमें एक सेंट्रल बैंक खोलनी चाहिए इंडिया के लिए। अब कोई भी जब लॉ बनता है ना तो याद रखना, लॉ के लिए पहले क्या होता है कि हम उसकी ड्राफ्ट कॉपी बनाते हैं। ड्राफ्ट कॉपी मतलब एक पेपर पे लिखते हैं, फिर इस पेपर को लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदनों से पास करवाते हैं, फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। जिस दिन प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करते हैं वो साल उस एक्ट के आगे लग जाता है, और फिर वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आई बात? अब उस टाइम पर तो क्या था, अंग्रेजों का राज चल रहा था, क्योंकि मैं बात करूँ 1934 की। तो अंग्रेजों ने इसको कैसे बनाया था, देखो उन्होंने सबसे पहले आरबीआई की ड्राफ्ट कॉपी बनाई, फिर उसको हाउसेस में प्रेजेंट किया, जो भी उनके हाउसेस उस टाइम पर चलती थी। फिर इसको क्या बना दिया गया, मतलब लंदन की क्वीन वगैरह ने उस पर सिग्नेचर वगैरह किया, और वो क्या बन गया, हमारी आरबीआई एक्ट बन गया। और एक कब बना था? 1934 में बना था। लेकिन यार कोई एक्ट जिस साल बनता है क्या उसी साल फोर्स में आ जाता है? लोगों को पता भी चलने दो ना, कि एक साल उन्हें समझने का टाइम दो कि हाँ इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। और ये फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1935, यानी जस्ट एक साल बाद आया था। मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी वो कमीशन थी, कौन सी वो रिकमेंडेशन थी जिसने आरबीआई को बनाया। तो याद था हिल्टन यंग कमीशन और रॉयल कमीशन, ये थी, मतलब दोनों का नाम सेम ही है। ठीक है, और यहीं से आरबीआई एक्ट को बनाया गया। और कब बनाया? 1934 में। लेकिन पब्लिकली ये इन्फोर्सिबल कब कराया गया, पब्लिकली ये कब लॉन्च किया गया? 1 अप्रैल 1935। एक होता है ना घर पे मिठाई बना के रख दी, लेकिन खाई कब जाएगी? अगले दिन। समझ लो ये वैसे ही है, 1934 में बना लिया, लेकिन उसको इन्फोर्स में कब लेकर आए? 1935 में लेकर आए। बोलो क्लियर है? चलो, अब ये जो आरबीआई जब हमने बनाया था ना, आरबीआई 1934 यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तब ये एक प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक थी। प्राइवेट शेयर होल्डर का मतलब है इसमें गवर्नमेंट की कोई ओनरशिप नहीं थी। और जब इसको बनाया गया था तो जैसे कंपनीज एक्ट में कंपनी बनाई जाती है ना, वैसे ही बनाया गया था, जिसमें इसकी पेड अप शेयर कैपिटल उन दिनों थी 5 करोड़ रुपए। अब आपको सर आरबीआई की सिर्फ 5 करोड़, बेटा उस जमाने में 5 करोड़ बहुत बड़ी कीमत होती थी। उस जमाने के हिसाब से 5 करोड़ बहुत बड़ी कीमत होती थी, जिसको 5 लाख शेयर्स में डिवाइड किया गया, और एक शेयर की कीमत कितनी थी? 100 रुपए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। मैं रिपीट कर दूं, आगे जाके मैं आपको कुछ कमिटीज़ करवाऊंगा। ठीक है, जैसे आपका, चलो अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे कमेटी कराऊंगा तो याद रखना। उस टाइम ये मैं जिक्र करूंगा कि पहले आरबीआई क्या थी, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक थी, याद रखना। ठीक है, तो आपको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, हमारे देश में जो सबसे सुप्रीम बैंक है दैट इज आरबीआई, अगर वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रहेगी तो गरीबों का कल्याण होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये तो चलो 1934 की कहानी थी, अभी अंग्रेजों का राज चल रहा था, इंडियंस कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तुरंत अगले ही साल कह सकते हो, और उसके अगले साल 1948-49 के अंदर इसको हमने नेशनलाइज कर दिया। एक बात, एक टर्म हमेशा याद रखना, नेशनलाइज्ड और प्राइवेटाइज में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मतलब ये छोटा सा पॉइंट है, ऐसा ना हो कि छोटे पॉइंट के चक्कर में आप सारी चीज़ें बेकार कर दो। देखो, नेशनलाइज और प्राइवेटाइज का मतलब क्या होता है, जैसे कोई गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, और एक है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर इसने ले लिए, किसने? गवर्नमेंट कंपनी ने। कितने? मोर देन 51%, मोर देन 51%, यानी मेजर होल्डिंग किसके पास आ गई? गवर्नमेंट के पास आ गई। तो इसको बोलते हैं नेशनलाइज्ड। इसको क्या बोलते हैं? नेशनलाइज्ड। यानी ये प्राइवेट नहीं रही, ये नेशनल बन गई। क्यों? क्योंकि इसमें 51% से ज़्यादा होल्डिंग किसकी आ गई? गवर्नमेंट की आ गई। दूसरी तरफ
गवर्नमेंट जैसे पीएसयू होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये अपनी चीज़ों को बेच देते थे प्राइवेट सेक्टर को, जैसे एलआईसी वगैरह बेची जा रही है इस टाइम पे, रेलवेज वगैरह बेचा रहा है, यानी 51% से ज़्यादा होल्डिंग किसको दी जा रही है, गवर्नमेंट से उठा के प्राइवेट को दी जा रही है। इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। आई होप आपको ये दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि नेशनलाइज्ड और प्राइवेटाइज में क्या फ़र्क होता है। मैं फिलहाल बात करूँ नेशनलाइज की, कि जो पहले कंपनी प्राइवेट थी, मतलब जो आरबीआई थी वो प्राइवेट कंपनी की तरह थी, उसके 51% शेयर गवर्नमेंट ने ले लिए, तो ये क्या बन गई, नेशनलाइज्ड बन गई। क्या बन गई, ये नेशनलाइज्ड बन गई। वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि जैसे इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया 15 अगस्त 1947 को, तुरंत आरबीआई ने इसको क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। कहा जाता है इसको 1949 में किया, लेकिन ईयर 4839 था। ठीक है, क्यों किया गया उसके पीछे रीजन सुनो। नेशनलाइज करने का देखो सबसे मेन रीज़न तो ये था, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रहेगी तो वो प्रॉफिट मोटिव पे काम करेगी और हमारी इकोनॉमी सोशल वेलफेयर पे फोकस करती थी, तो इस वजह से हमें लोगों को देखना था। लोगों को देखने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है। याद है ना वो कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म वाला कॉन्सेप्ट कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है, प्राइवेटाइज कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ग्लोबल डिप्रेशन आ जाएगा, जैसे यूएस में था 1930 के अंदर। तो और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, उसके बाद लोगों ने थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो इस चक्कर में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग बनाने के लिए अपनी बैंक्स को नेशनलाइज करना शुरू कर दिया। हर कंट्री ने ये काम किया, तो देखा देखी में इंडिया ने भी आरबीआई को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। कब, 1948-49 के अंदर नेशनलाइज कर दिया। ठीक है, और क्यों नेशनलाइज किया उसके पीछे के रीजन मैंने आपको बता दिया। वर्ल्ड वॉर था, गरीबों का ध्यान रखना था। अगर मान लो ऐसा नहीं करें तो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कैसे लाएंगे। क्या था ना कि जब वर्ल्ड वॉर होता है तो इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो इन्फ्लेशनरी को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई हमें इसको नेशनलाइज करना पड़ेगा। रीजन समझ आया। अच्छा, अभी तक क्या पढ़ा, मैं नहीं चाहता कि भगाऊं, मैं चाहता हूं दिमाग में स्टोर कर रहा हूं चीज़ों को। हमने पढ़ा कि भाई 3 बैंकें थी, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बंगाल। इन सबको मर्ज किया गया 1921 के अंदर और एक बैंक बनाई जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तब तक ये, जब तक आरबीआई नहीं बना था तब तक यही हमारी एक तरह से सेंट्रल बैंक की तरह काम करे थे। लेकिन 1926 में एक कमेटी बनाई गई हिल्टन यंग कमीशन के नाम से। उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि इंडिया के लिए भी एक सेंट्रलाइज बॉडी होनी चाहिए, सेंट्रलाइज मैकेनिज्म होना चाहिए। और वो मैकेनिज्म क्या बना, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना 1934 में। और इसको इन्फोर्स कब किया गया, 1 अप्रैल 1935 के अंदर किया गया। और इसके बाद 1949 को इसको क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। मतलब इसके 51% से ज्यादा शेयर किसके पास आ गए, गवर्नमेंट के हाथों में आ गए। ठीक है, बोलो क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सेंट्रल ऑफिस है आरबीआई का, वो कहाँ स्टैब्लिश है। तो मैं आपको बता दूं कलकत्ता में, जिसे अब हम कलकत्ता बोलने लगे। ठीक है, तो यही लिखा है जो सेंट्रल ऑफिस है आरबीआई का, वो इनिशियली कहाँ बना था, कलकत्ता में, जिसको अब कोलकाता बोलते हैं। और इसका जो परमानेंट ऑफिस है अब इसको मूव कर दिया गया, कलकत्ता से बॉम्बे में कर दिया। बॉम्बे मतलब मुंबई। 1937 में इसका ऑफिस उठा के मुंबई में कर दिया गया। मतलब जो आरबीआई के जो गवर्नर वगैरह होते, जैसे पहले रघुराम राजन हुआ करते थे, उर्जित पटेल हुआ करते थे, इस टाइम शक्तिकांता दास हैं। तो ये लोग जहाँ बैठते हैं ना, वो कहाँ बैठते हैं, अपने मेन ऑफिस में बैठते हैं, जो इनका मेन हेड ऑफिस है। और वो हेड ऑफिस फिलहाल कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, और जो फर्दर आरबीआई के रीजनल ऑफिस है, 27 रीजनल ऑफिस है, और जो कि मोस्ट ऑफ द स्टेट के अंदर 4 सब ऑफिस हैं, जैसे आपका दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता हो गए ना, इनके अंदर इनके रीजनल ऑफिस भी हैं। तो कुल मिला के 27 + 4 मतलब 31 अलग अलग ऑफिस हैं पूरी इंडिया के अंदर। मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं आने, ऐसा नहीं कि एक ही ऑफिस है मुंबई, वो तो हेड ऑफिस है। उसकी ब्रांच ऑफिस जिसको हम रीजनल ऑफिस बोलते हैं, ये कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है ना जिसको हम ब्रांच ऑफिस बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके लिए नाम यूज किया जाता है रीजनल ऑफिस। तो आरबीआई की 27 + 4 क्या है, रीजनल ऑफिस, मतलब 4 सब रीजनल ऑफिस भी हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया आरबीआई कैसे बना। ठीक है, अब क्या है कि आरबीआई जब बनाया गया तो क्या आरबीआई के बारे में पहले से नहीं सोचा जा रहा था। हाँ, उसकी लेजिस्लेचर के बारे में आपको बता दूं, सन 1927 के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल पास किया गया, लेकिन ये बिल जो है सक्सेसफुली पास नहीं हो पाया। दूसरा 1933 में डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई गई, लेकिन उसका कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं बन पाया। ये सारी कमेटी क्यों बनाई गई, जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक सेंट्रलाइज बॉडी हो। फिर 1933 में लंदन कमेटी बनाई गई, इसके तहत कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन प्योर तरीके से काम नहीं हो पाए। लेकिन जब 1933 में ही दूसरी कमेटी बनाई जिसको नाम दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन बिल 1933, ये कमेटी कारगर सब वैसे ही लंदन कमेटी का ही पार्ट है, लंदन कमेटी का ये बिल है। जब ये 1933 में बनाया गया तो तभी ये बिल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्ट में। 1 साल लगे, यानी 1934 में। और इसके जो मेन कर्ता धरते हैं वो वही अंग्रेज, मतलब सर जॉर्ज स्कल्टर, ये इसके मेन करता धरता है। आपको ये याद नहीं करना, जस्ट मैंने आपकी नॉलेज और रेफरेंस के लिए बताया, क्योंकि देखो मेरी क्लास में मेरा मेन मकसद होता है चीज़ों को इन डेप्थ में करवाना, पूरी हिस्ट्री बताना, क्योंकि जब आपको हिस्ट्री पता होती है ना तो उसकी मिस्ट्री बनाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। ठीक है, तो ये आपको लेजिस्लेचर हो गया। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें तो एक था हमारा वॉरेन हेस्टिंग। अभी वॉरेन हेस्टिंग क्या थे, वॉरेन हेस्टिंग एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जो
अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, जिनकी बातों को इकॉनमी फॉलो भी करती थी कि इन्होंने बोला तो ज़रूर सोचकर बोला होगा और बहुत बड़ी चीज़ बोली है। इन्होंने कहा था कि अगर किसी भी कंट्री का विकास करना है तो उस विकास के लिए ज़रूरी है उसके यहाँ पर एक सेंट्रलाइज बॉडी हो जो सारी बैंकिंग स्ट्रक्चर को, या बोल सकते हैं सारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। आप समझ गए हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में। और वैसे ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम किसकी बात करें, सेंट्रल बैंक की बात करें। अब आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ, आई होप शायद आपको नहीं पता हो, और पता तो अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि जब हमारा इंडिया है तो वो पहले क्या था, अखंड भारत था। अखंड भारत का मतलब है आप जानते हो, इंडिया में म्यांमार पहले शामिल था, ये जो भूटान है, जो बांग्लादेश है और जो पाकिस्तान है, ये पूरा इंडिया का पार्ट था। आप जानते हो ना अखंड भारत, तो ये पूरा इंडिया का पार्ट था। बाद में अंग्रेजों ने और वो अलादीन जिन्ना वगैरह इन्होंने पाकिस्तान वगैरह इन सबको अलग करवा दिया। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को बोला था, उसको अलग करवा दिया, लेकिन ये पहले इंडिया के ही पार्ट थे। अब क्योंकि वो इंडिया के पार्ट थे तो आप समझ जाओ कि पहले 1934 के अंदर जब ये एक्ट बना तो ये आरबीआई जो है ये इन पूरे अखंड भारत पर एप्लीकेबल था, यानी पूरे भारत पे। बाद में क्या हुआ, इनके शहरों के डिवीजन होने शुरू हो गए, ठीक है, हमसे जमीनें हड़पनी स्टार्ट हो गई। तो जो हमारा बर्मा वाला पार्ट है जिसको आज हम म्यांमार बोलते हैं, बर्मा इसे पहले बोलते थे, आजकल हम उसे म्यांमार बोलते हैं। तो म्यांमार का जो पार्ट है आप अपने मैप में देख सकते हो, म्यांमार का पार्ट आपको बिल्कुल नीचे की तरफ बे ऑफ बंगाल की साइड मिलेगा। तो म्यांमार की जो पहले सेंट्रल बैंक थी वो हम ही थे, हमने उनको सेंट्रल बैंक की सारी सुविधाएं दी जब तक वो एक कंट्री नहीं बन गया। और कंट्री बन गया जब जापानीज ने उनके ऊपर ऑक्यूपाई कर लिया, पूरा अपना कंट्रोल जमा लिया, तब जाके हमने अपनी जो होल्डिंग है वो छोड़ी। मतलब आप कह सकते हो कि जो हमारी आरबीआई है उसने बर्मा यानी म्यांमार को असिस्ट किया। म्यांमार की भी आरबीआई बैंक ही क्या थी, सेंट्रलाइज बॉडी थी। तो वही लिखा हुआ है जो बर्मा जिसको आज हम म्यांमार बोलते हैं, जो ये आज सक्सीड मतलब अलग हो गया। इंडिया की जो यूनियन थी 1937 में, तो सेंट्रल बैंक जो थी इसने लगातार इसको हेल्प की, म्यांमार को, उसकी सेंट्रल बैंक बन के रहा। यानी सिर्फ ये इंडिया की नहीं, ये म्यांमार की भी सेंट्रल बैंक थी। लेकिन जब जापान ने उसे ऑक्यूपाई कर लिया तब इसने अपनी होल्डिंग छोड़ी। कब, 1 अप्रैल 1947 को। यानी 1 अप्रैल 1947 से पहले तक म्यांमार का सेंट्रल बैंक कौन था, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था। इवन पाकिस्तान का भी था, पाकिस्तान का भी, ये लिखा हुआ है देखो, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया द आरबीआई सर्व्ड एज सेंट्रल बैंक। अच्छा देखो, पहले वो तो पाकिस्तान इंडिया था, ठीक है, तो वो तो हमारी सेंट्रल बैंक होगी। लेकिन जब डिवीजन भी हो गया ना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग अलग चीज़ें की गई, तो पाकिस्तान जब तक अपने आप को सही तरीके से खड़ा नहीं कर पाया तब तक हमने उसका साथ दिया, यानी जून 1948 तक पाकिस्तान की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसी ने हेल्प की। मतलब पाकिस्तान की कंट्री को भी किसने हेल्प किया, आरबीआई ने हेल्प किया। उनकी जो सेंट्रल बैंक है वो क्या थी, आरबीआई थी उन दिनों पर। कब तक, जून 1948 तक। इसके बाद जब पाकिस्तान पूरी तरह बन गया तो उन्होंने अपनी बैंक खोली, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खोल लिया, ठीक है। अब जो पॉलिसीज आरबीआई में बनाई जाती है उनको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। याद है, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे हम ये इको फैक्ट वाली सीरीज के अंदर बताते भी रहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि इन्फ्लेशन जैसी चीज़ों को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, इसके ऊपर जो प्राइम और सुप्रीम अथॉरिटी है ना, वो किसके पास है, आरबीआई के पास है। अब आरबीआई इसको कंट्रोल करने के लिए क्या बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। आरबीआई टाइम टू टाइम पॉलिसीज बनाती है और उनके द्वारा बनाई गई रूल्स एंड रेगुलेशन या पॉलिसीज को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। यानी आरबीआई जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ये बात याद कर लेना क्योंकि पूरी बुक के अंदर ये चर्चा होने वाली है, फिस्कल क्या होती है, मॉनेटरी क्या होती है। तो फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं सेंट्रल, जो हमारी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है। और आरबीआई अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है मनी सप्लाई के रिगार्डिंग तो उसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, क्लियर हो। चलो अच्छा, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि आरबीआई का जो है ओरिजिन कैसे हुआ, इन 3 बैंकों को जोड़ के मर्ज किया गया जिसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। तब तक जब तक आरबीआई नहीं बनी तब तक यही जो है हमारी क्या थी, क्वासी सेंट्रल बैंक थी। इसके बाद हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन 1926 के अंदर है और ये कहा गया कि इंडिया में भी एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होनी चाहिए। तब जाके हमने आरबीआई का बिल ड्राफ्ट किया और उसको हमने एक्ट में कन्वर्ट किया 1934 के अंदर। लेकिन इसको पब्लिक के ऊपर एप्लीकेबल हमने 1 अप्रैल 1935 के अंदर किया। ये स्टार्टिंग अंदर एक प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक थी जिसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 5 करोड़ थी, जिसको हमने 5 लाख टुकड़े यानी 100 रुपए के अंदर डिवाइड किया हुआ था। बाद में जैसे ही इंडिया आज़ाद होता है वैसे ही 15 अगस्त 1947 के बाद, आज़ादी के बाद 1949 में इस बैंक को पूरी तरह से गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिया, यानी इसको नेशनलाइज कर दिया गया। क्योंकि ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा था कि बाकी जितनी भी कंट्रीज सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो अपने पास हर बैंक को क्या करी थी, सेंट्रलाइज करी थी, यानी नेशनलाइज करी थी। तो हमने भी कर दिया और हम चाहते थे इन्फ्लेशन ज़्यादा ना बढ़े तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का होना बीच में जरूरी, तो उसको नेशनलाइज करना हमारे लिए जरूरी हो गया। और आरबीआई जो है उसका जो मेन ऑफिस है वो कहां पर सिचुएटेड है, फिलहाल मुंबई में सिचुएटेड। लेकिन जब बनाया गया था तो ये कलकत्ता के अंदर था। इसके 27 रीजनल ऑफिस है, 4 सब ऑफिस हैं।
और ये सारी कमिटीज़ थी जिनके तहत आरबीआई को बनाएगा, लेकिन फास्ट में सक्सेसफुल कौन सी रही, 1933 रही। और बाकी सिर्फ बर्मा और पाकिस्तान की हमारी आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक रह चुकी है, और आरबीआई के द्वारा बनेगी पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको आरबीआई के बारे में पता चलेगा कि आरबीआई क्या होती है, आरबीआई क्यों बनाएंगी, और इसके पीछे क्या रीजन और क्या हिस्ट्री और क्या मिस्ट्री थी। बोलो क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आरबीआई के फंक्शंस कराऊंगा, जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमें बुक से भी रीडिंग लगानी है इस आरबीआई के रिगार्डिंग। चलिए बुक से रीडिंग लगाए। अब इतना पढ़ लिया भाई, क्लास थोड़ी खत्म हुई, अभी तो और कराऊंगा, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। आओ चलो देखो, यहाँ पर ये हमारा चैप्टर नंबर 12, ये हमारा टॉपिक था ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो इस बुक में अब आपको जो लिखा हुआ है ना वो पूरा समझ आएगा, गारंटी है मेरी। देखो क्या लिखा हुआ है, जो हाईलाइट किया वो पढ़ना है। इंडिया में एक ऐसी बॉडी है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसका सेटअप 1 अप्रैल 1935 का, आप हमें तो इससे भी ज़्यादा पता है। और ये कैलकाटा में खुली गई थी, जिसको अब हम न्यू बॉम्बे भी बोलते हैं, जो शिफ्ट हो गया, ठीक है। और ये एक प्राइवेट ऑनरशिप थी। देखो दोस्तों, आप खुद सोचो, अगर मैं नोट से ना पढ़ाता और ऐसे पढ़ाता, क्या उतनी क्लियरिटी आती? नहीं आती ना। अगर आप कहोगे हाँ आ जाती तो बता देना, मैं बेकारी नोट्स में बनाने में टाइम लगाता हूँ, अगली क्लास में नोट्स नहीं बनाऊंगा। आपकी कमेंट सेक्शन का आप मुझे वेट होगा, ठीक है। तो प्राइवेट ऑनरशिप वाली बैंक थी, और इसको जो रेगुलेट, अब इसमें क्या था बेसिकली, ये रेगुलेट करता था बैंकिंग इंडस्ट्री को, और ये गवर्नमेंट का बैंक थी। जैसे हम अपना बैंक अकाउंट कॉमर्शियल बैंक में खुलवाते हैं ना, वैसे गवर्नमेंट के जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई में खुले थे। वैसे मैं इसे फंक्शन में पढ़ाऊंगा आपको जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी। और आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था? 1914। ये जितने हाईलाइट वाली चीज़ें अपनी भी बुक में हाईलाइट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये, ठीक है। और ये रमेश सिंह वाली बुक है। और इसमें एक चीज़ बोलोगी, प्रीएम्बल। अच्छा, प्रीएम्बल का मतलब जानते हो क्या होता है? आरबीआई का अपने एक प्रीएम्बल था। प्रीएम्बल का मतलब होता है आरबीआई की जब ऑफिशियल गजट के थ्रू से निकाला गया था, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कि आखिर क्यों बनाया जा रहा है ये सारी चीज़ें। तो वही लिखा हुआ है कि टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट, बैंक करेंसी को रेगुलेट करने का काम करेगा। ये अपने पास रिजर्व्स को रखेगा, सिक्योरिटीज़ को रखेगा, और मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनाए रखेगा इंडिया के अंदर। और ये करेंसी सिस्टम को, क्रेडिट सिस्टम को पूरी तरीके से क्या करेगा, फ्री फ्लो करवाएगा। और ये वो सारी चीज़ें देखेगा कि इकोनॉमी के अंदर कितने सप्लाई होनी चाहिए मनी का, कितना नहीं होना चाहिए। उन सारी चीज़ों पर क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ये उनके प्रेजेंबल में लिखा हुआ था। क्लियर हुआ? ठीक है, बस बुक से हमें ये पढ़ना है। इसके बाद ये ना, ये सारे फंक्शंस दे रखे हैं। फंक्शंस मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आप जानते हो हम चीज़ों को डिटेल में करते हैं, और इसके लिए भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। वैसे इसकी सारी क्लास से इंपॉर्टेंट है, विश्वास मानो। जिस दिन आप ये कहोगे ना कि मेरा ये 12th चैप्टर खत्म हो गया, उस दिन आप ये नहीं कहोगे 12th चैप्टर खत्म हो गया, ये कहोगे कि हमारा बैंकिंग के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए। अब हमें बैंक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, हमें सारे क्वेश्चन आते हैं। विश्वास मानो मेरा भाई, मैं कराऊंगा इतनी डिटेल। मैं बुक को ब्लाइंड फॉलो इसीलिए तो नहीं कर रहा कि बुक में जो दे रखा उतना तो कराने या और एक्स्ट्रा भी कराना आप लोगों को, जो नोट्स के थ्रू होंगे, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा तो दोस्तों मुझे कुछ नहीं, सिर्फ आपका इनिशिएट चाहिए थ्रू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करो यार, अच्छा लगता है। रीच बढ़ेगी तो मैं और आपके लिए मेहनत करूंगा। और मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो इकोनॉमिक्स ईजी गूगल प्ले स्टोर से, क्योंकि उसके अंदर भी आने वाले टाइम के अंदर मैं आप ही से रिलेटेड कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।